यूजीसी को लेकर के लगातार बहुत बड़ा बवाल हो रहा है और इसको लेकर के कई जगह पे समर्थन भी किया जा रहा है, कई जगह पे विरोध भी किया जा रहा है। अभी पिछले दिन हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया, जहां पे संविधान के प्रति हम लोगों ने सभी आस्था दिखाया और जब उसी संविधान से एक कानून पास किया जाता है तो उसका फिर इतना बड़ा बवाल क्यों हो जाता है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ है संजय मेहता जी, जो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हम लोग ये जो पूरा मुद्दा है वो हम लोग दोनों तरफ से एक तरीके से बोल सकते हैं आप निष्पक्ष रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये जो खबर है वो देखना चाहिए हर तरह के लोगों को, जो इनका विरोध भी कर रहे हैं वो लोग भी इस खबर को देखें और जो लोग इनके समर्थन में हैं उन्हें भी ये खबर को जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले जोहार आपका हमारे चैनल में संजय मेहता जी, और किस तरीके से देख रहे हैं कि इसका इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है और इसका समर्थन भी किया जा रहा है। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द या पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो भरोसा करें शिव शक्ति आयुर्वेदा पर। देर ना करें, आज ही संपर्क करें। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को, दावा न्यूज की पूरी टीम को, बहुत ही एक संजीदगी से आप इस विषय पर बात करने आए हैं। और ये एक बहुत गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि इस विषय पर बात होनी चाहिए और जो फैक्ट है और जो सच्चाई है वो आम जनमानस के बीच जाना चाहिए। आपका पहला सवाल है कि ये यूजीसी पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। मैं सबसे पहले पूरे सभी लोगों को ये करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आम धारणा बन गई लोगों के अंदर। इस देश के अंदर इससे पहले एक बहस छिड़ी हुई थी, आप लोग जानते होंगे, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चूंकि यूजीसी वर्ड सुनने में वैसा ही लगता है तो लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई कानून बन गया है। पहले लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये है क्या। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संस्था है जो 1953 में बना और संसद में कानून बनने के बाद 1956 में यह संस्था अस्तित्व में आया। सो यूजीसी एक्ट जो है वो 1956 है। और यूजीसी एक्ट क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो संस्थागत स्थापना हुई है उस संस्था के लिए उस कानून को बनाया गया है। अब क्या हुआ कि इस देश के अंदर लगातार कुछ घटनाएं हुई, क्योंकि ये लोगों में कंफ्यूजन है कि यूजीसी कोई एक्ट बन गया है। यूजीसी जो एक्ट है वो 1956 का है। तो इस देश में कुछ घटनाएं घटी। रोहित वेमुला और पायल तड़वी, ऐसा कुछ मामला था जिसमें रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। मेडिकल की छात्रा जो थी पायल तड़वी, आदिवासी लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली थी और उनपे जो जातिगत भेदभाव हुआ था उसी से प्रताड़ित होकर के उन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इनके माता और पिता, इनके परिवार वाले लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि देश के अंदर, कैंपस के अंदर, कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह की जातिगत बहुत सारी भेदभाव हो रही है। और 2012 में जो दिशा निर्देश यूजीसी ने कैंपस के अंदर समानता के लिए, समान अवसरों के लिए बनाया था वो बहुत प्रभावी नहीं है। इस कारण से जातीय हिंसा और भेदभाव की घटनाएं कैंपस के अंदर बढ़ रही हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो पीआईएल दायर हुआ था, जनहित याचिका जो पायल तड़वी और रोहित वेमुला के जो परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, उस पीआईएल के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ये कहा कि आप एक दिशा निर्देश लाइए और ये दिशा निर्देश को पूरे देश में अप्लाई कराइए और किसी भी तरीके से ये लागू करा करके और सबके लिए समान अवसर को सुनिश्चित करिए। तब यूजीसी ने क्या किया कि यूजीसी ने अपना एक बोर्ड बनाया और उन बोर्ड मेंबर्स ने अपना एक तरीके से कहते हैं कि मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक रेगुलेशन लाया, एक नियम बनाया, एक दिशा निर्देश बनाया, जिसको उन लोगों ने कहा कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। जब इसको ये लेकर के आए तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें सभी कॉलेजों के अंदर एक ईओसी बनाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। मतलब कि एक ऐसा केंद्र कॉलेज के अंदर स्थापित होगा जो समान अवसरों को, समान अधिकारों को और जातिगत भेदभाव नहीं हो, इन सब चीजों को सुनिश्चित करेगा। तो अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये है क्या। सपोज कि आप रांची यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। रांची यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, डोरंडा कॉलेज या मारवाड़ी कॉलेज। मारवाड़ी कॉलेज में किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव हो गया तो वो कहाँ जाएगा?
वो जाएगा अपने प्रिंसिपल के पास, जब अभी जो व्यवस्था है। तो उसमें यही कहा गया कि कॉलेज के अंदर एक कमेटी बनाई है और कॉलेज के जो हेड हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे। तो मतलब जो ईओसी बनेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनेगा, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे और कॉलेज के जो और हमारे प्रोफेसर होंगे वो लोग उनके कुछ सदस्य बनेंगे। उसमें ये कहा गया कि उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिला ये उनको शामिल किया गया। तो इस पर विवाद ये हुआ कि इसमें जनरल कम्युनिटी के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। अब इसको ऐसे समझिए, इसको संविधान से रिलेट करते हैं। जब ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो इस देश के अंदर कोई भी अगर कानून बनता है तो वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप होता है। संविधान से परे इस देश के अंदर आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं। सो संविधान के आर्टिकल 14 से 17 तक में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कहेगा कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, जन्मस्थान के नाम पर, नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। नौकरियों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कानून के समक्ष सबको समान अधिकार होगा। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने रेगुलेशन लाया। अब चूंकि लोग कह रहे हैं कि इस पर रोक लगा दिया, नहीं, ये रोक लगने के बाद भी फिर लागू हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था यूजीसी को कि आप गाइडलाइन लाओ, और जब गाइडलाइन पर आपत्ति आई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसका रिव्यू करो, लेकिन फिर इसको बाद में लागू करना। तो ये तो लागू होकर के रहेगा। हाँ, इसमें एक पॉइंट जिस पर विवाद है और मैं चाहता हूं कि उन लोगों से भी मैं बात करूं। आपका सवाल था कि जो वर्ग विरोध कर रहा है उसके लिए क्या जवाब है आपके पास, कैसे उनको संतुष्ट करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इस देश के अंदर जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि उसके जो वीसी हैं उसमें बहुत कम आपको एसटी और एससी कम्युनिटी के दिखाई पड़ेंगे और ओबीसी कम्युनिटी के दिखाई पड़ेंगे, आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को गौर करेंगे तो। और देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी संस्था के अंदर आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो वीसी हैं, उसमें जो प्रतिनिधित्व है हमारे जो भाई लोग विरोध कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी का अधिक है, ठीक है। तो उनके लिए तो एक अवसर यहां हो जा रहा है कि जो ईओसी बन रहा है उसके प्रेसिडेंट ही आपके लोग बनेंगे, ठीक है। खैर, लेकिन ये बात हो गई कि अगर जहां पर नहीं है तब क्या होगा। तो इनके सवाल का उत्तर ये है कि इस देश के अंदर जातीय जो भेदभाव है बहुत लंबे अरसे से होता आया है, और चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो या पायल तड़वी का मामला हो, या फिर आज आप देखिए दलितों की हालत, महादलितों की हालत, मुसहरों की हालत, आदिवासियों की हालत, संथालों की हालत, हो कम्युनिटी की हालत। मैं झारखंड के एक ट्राइब के बारे में आपको बता रहा हूं। पश्चिमी सिंहभूम का एक पंचायत है टोंटो, सारंडा के जंगलों के आसपास है। आप वहां पर जाएंगे तो आपको वहां के बच्चे ये दिखाई पड़ेंगे और महिलाएं, कि सभी बच्चे वहां पर आपको माल न्यूट्रिशन के शिकार मिलेंगे, मतलब कुपोषण के, और सभी महिलाएं वहां पर एनीमिया से पीड़ित मिलेंगी। तो इस देश के अंदर जाति एक सच्चाई है और निश्चित तौर पर दलितों के साथ भेदभाव होता है, दमन होता है। कितनी ऐसी खबरें आती हैं कि दलित अपने शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है, घोड़ा पर वो एक तरीके से बारात निकालना चाहता है, तो लोग जो है सो उस पर गोलियां चला देते हैं या मार देते हैं। कई जगहों पर हालात आज भी इस तरीके से हैं कि कई जगहों पर लोगों को मतलब बहुत ही दमन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें कैंपस के अंदर भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो वर्ग विरोध कर रहा है उनको ये समझना चाहिए कि ये कानून ही इसलिए बना है कि आपसे उनका संरक्षण हो सके, और आप उसमें खुद सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन ये कानून ही बना है आपसे संरक्षण के लिए। अब आप इसको ऐसे देखिए, रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, उसको प्रताड़ित कौन किया था, कौन वर्ग के लोग थे। पायल तड़वी ने आत्महत्या की तो उसको प्रताड़ित करने वाले लोग कौन थे। पायल तड़वी ने क्यों आत्महत्या की, उसने क्या लिखा अपने सुसाइड नोट में। रोहित वेमुला ने क्या लिखा अपने सुसाइड नोट में। रोहित वेमुला ने लिखा कि मेरा जन्म ही एक तरीके से मतलब एक अभिशाप की तरह है, मेरे जन्म के साथ ही ये अन्याय की पराकाष्ठा लिख दी गई थी। तो जाति बहुत कुछ लेकर के आता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। अच्छा, अब लोगों का कहना है कि इसमें फर्जी केसेस हो जाएंगे, हाँ, इसके काफी ज्यादा मिसयूज किए जाएंगे। मिसयूज किए जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात कि यूजीसी का जो नया नियम है, दिशा निर्देश है, वो कोई कानून नहीं है। इस देश के अंदर एसटी एससी से एट्रोसिटी का अलग कानून है। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो एसटी एससी का आप जानते ही हैं कि उसका अलग कानून है इस देश के अंदर। अब इस बात को ऐसे समझिए कि इस देश के अंदर जब व्यवस्था पहले से बनी हुई है किसी चीज को सजा देने के लिए, तो कॉलेज कोई सजा नहीं दे सकता है, कॉलेज किसी को जेल नहीं भेज सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो मामले पुलिस थाने में जाते वो कॉलेज के ईओसी से सॉर्ट आउट हो जाता, तो और मामले से लोग बच पाते, पुलिसिया जुल्म से और तमाम तरह के थानों के अड़चन से और जो भी पछड़े होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को इस दृष्टिकोण से समझने की जरूरत थी कि लोग कहते हैं कि फर्जी अगर ये हो गया मामला तो उसको लेकर के क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वहां पर तुरंत दर्ज नहीं होगा मामला, उसकी पहले रिव्यू होगी, 24 घंटे के अंदर वो दर्ज हो, फिर उस पर जांच होगी। तो हमारा कहना यह है कि जब इस देश के अंदर लीगल रेमेडीज के लिए कानूनी तौर पर अगर आपको कोई सहायता चाहिए, कोई उपचार चाहिए, तो इस देश में व्यवस्था बनी हुई है। इस देश में हत्या की सजा अलग है, मारपीट की सजा अलग है, जातीय भेदभाव करने की सजा पहले से तय है। तो हमारा कहना है कि जब इसके लिए सजा और कानून पहले से तय है तो इस दिशा निर्देश से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये रिएक्शन इतने व्यापक तौर पर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपने ही उस समाज को प्रताड़ित किया है, आपने ही उस समाज को एक तरीके से दबाया है, कुचला है। तो उसके आपसे संरक्षण के लिए वो दिशा निर्देश लाया गया था और आप कह रहे हैं कि हमको भी उसमें शामिल करिए। एक सवाल इस पे पूछेंगे, क्योंकि निष्पक्ष रूप से हमने बात किया था कि इस पे निष्पक्ष रूप से बात करेंगे। चलिए, ये तो एक नजरिया ओबीसी समाज का भी है कि वो प्रताड़ित होते आए हैं, आज से नहीं, अंग्रेजों के समय, अंग्रेज तो 200 साल शासन किया ऐसा बोला जाता है, लेकिन इन लोगों का शासन, जो ब्राह्मण का जो शासन रहा है देश में, खुल के ही बोल देती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा रहा है और इसको लेके बहुत पहले से संघर्ष चलता आ रहा है और आज भी हम लोग कर रहे हैं। और आज भी ये चीज, जातिवाद हर जगह पे है, पर इन लोगों का ये कहना है कि आप इस कानून को लाके तो पूर्ण रूप से आप ये दोषी साबित कर दे रहे कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं बस वही लोग भेदभाव करते हैं। अगर भेदभाव की बात करें, क्या ओबीसी में आपस में भेदभाव नहीं होता कि हम तुमसे थोड़ा सा ऊपर कास्ट के हैं तो तुम मेरे से नीचे हो? ओबीसी क्या दलित के साथ भेदभाव नहीं करते? दूसरा सवाल एक ये भी ये लोग की तरफ से आ रहा है, जनरल कास्ट के जो लोग हैं, कि अगर जनरल के साथ भेदभाव होती है, अगर जनरल को ये बोला जाता है कि तुम तो मांग के खाने वालों में से में हो, क्या करने आए हो यहाँ पढ़ने के लिए, जाओ तुम पोथी पत्र लेके पढ़ो, अगर इस तरह के भेदभाव हो तो वो कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने? एक ये भी सवाल आ रहा है, क्या बोलिएगा? देखिए, आप जब इस पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है, आपको एक समय ये लग सकता है कि ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन जब ये आप यथार्थ में जाएंगे, जब सच्चाई में जाएंगे, जब ग्राउंड में जाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, आप इसको बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ये कह सकते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस देश के अंदर एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब इस देश के अंदर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था, तो इसको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लागू किया, जो एक जनरल कम्युनिटी के थे। तो उस वक्त भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कई लोगों ने इसी तरह की बातें कही कि आप जो है सो धोखेबाज हैं, आप समाज के नहीं हैं, इस तरह की बातें उनके प्रति कही। तो आपको ये समझना होगा कि इस देश की जो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, जो जमीनी सच्चाई है, जो जातीय सच्चाई है, वो किस रूप में है, वो कितनी गहरी है। और जहाँ तक आप जनरल कम्युनिटी के संदर्भ में बात कह रहे हैं, मैं अपने साथियों से बहुत ही प्रेम पूर्वक और सद्भाव से ये बात कहना चाहता हूँ और उन तक अपनी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर गरीबी है, बहुत बड़े स्तर पर जातीय भेदभाव हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर लोग प्रताड़ित हैं और पीड़ित हैं,
और ऐसे में चूंकि आप सक्षम और सबल समाज हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपको बड़ा दिल दिखाते हुए निचले तबके के लोगों को, शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को साथ देना चाहिए। और उनके लिए अगर कोई एक रेगुलेशन बन रहा है तो आपको खड़ा होना चाहिए। सोशल जस्टिस जो वर्ड है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की अवधारणा तभी सफल होगी जब आप उसके साथ कदमताल करते हुए दिखेंगे। ऐसा कोई भी रेगुलेशन आप देखे होंगे कि जब बहुत ही शांति तरीके से EWS को जब लागू किया गया, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना ST समाज ने, ना SC ने, ना OBC ने, और इस देश में लागू हुआ और आज लोग लाभ ले रहे हैं उसका। और कई जो मतलब एलिजिबल हैं उनको नहीं मिल पा रहा और कई दूसरे लोग उसका लाभ ले रहे हैं, इस पर कहीं बवाल नहीं है। लेकिन एक साधारण सा दिशा निर्देश जो ना तो संसद में बहस के साथ बना है, ना तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर के बाद कोई कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? सदन में आएगा, राज्यसभा में जाएगा, चर्चा होगी, दोनों सदनों से पास होगा बहुमत से, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तो कानून बनेगा। तो ये तो इस प्रक्रिया से नहीं गई है, ये तो एक दिशा निर्देश है। और एक दिशा निर्देश में अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा कि ये पलड़ा झुका हुआ है ST और SC और OBC की तरफ, तो आप इस स्तर पर हाय तौबा मचा दिए कि ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा हम लोगों को मिल गया, जबकि इससे ST SC OBC को भी बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं था कि तुरंत कल से भेदभाव खत्म हो रहा है और सब लोग एकदम एक कैसे कि पहली पंक्ति में आकर के खड़े हो गए हैं। ऐसा भी कुछ नहीं था कि इस गाइडलाइन से ऐसा होने वाला है कि कल से ही स्वर्णिम भविष्य शुरू हो जाएगा ST SC OBC का, ऐसा भी नहीं था। लेकिन सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के दिशा में अगर एक छोटा सा भी कदम जो थोड़ा बहुत राहत दे सकता है इस वंचित तबके को, उसके लिए आप बड़ा दिल नहीं दिखाते हैं। और आपने जो कहा कि वर्षों से जिनका शासन रहा आज वो ये बात कह रहे हैं, तो इस बात की तो पीड़ा होती है। देखिए, इस देश में सबका योगदान है आगे बढ़ाने में इस देश को, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आपको अपना दिल बड़ा करना होगा, आपको अपना कलेजा बड़ा करना होगा। ये जो आप कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत दिखा देंगे, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया सोशल मीडिया पे, क्या नहीं कहा उसने, आपने बहुत ही कैसे आप शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी जाति को लेकर के आपने टिप्पणी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति है। आप ये कहने लगे कि हम तुम्हें सत्ता से उतार देंगे, हम कुर्सी से उतार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम बनाने वाले हैं तो हम बिगाड़ने वाले भी हैं, है ना, हम रक्त की नदियां बहा देंगे, हम अपने हक के लिए समझौता नहीं करेंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। मतलब ऐसा लगा कि इस देश को कोई रणक्षेत्र बनाना है। इसको ऐसा समझना था कि ये कोई रणक्षेत्र बनाने की बात नहीं है, बहुत शांति से भी चीजों को किया जा सकता है। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बस एक लाइन कहा है, वही कि जो अनुच्छेद 14 है जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15, 16, 17, इसी के अंतर्गत आप एक बार इसका रिव्यू कर लीजिए और फिर भी जब सुनवाई होगी तो आप देखिएगा ये रेगुलेशन लागू होगा इस देश के अंदर। इसको लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है ना लागू करने को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिव्यू करेगी कि हाँ जो पॉइंट्स पे आशंका है लोगों की ऐसा हो सकता है, तो संशय को दूर करने के लिए यूजीसी को कहा, यूजीसी अपना जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और आपको मैं बताता हूं, ये जब बना तो संसद की एक कमेटी भी बनाई गई थी इसमें। तो इस कमेटी में दिग्विजय सिंह, बांसुरी स्वराज ऐसे लोग थे जो खुद से जनरल कम्युनिटी से हैं। तो हमारा कहना है कि आज की तारीख में जब आप यूजीसी को देखेंगे तो यूजीसी के बोर्ड में सिर्फ एक अनुसूचित जनजाति मेंबर है, ठीक है, बाकी लगभग जनरल कम्युनिटी से हैं। तो यूजीसी के बोर्ड में भी आपके लोग बैठे हैं, संसद की कमेटी में भी आपके लोग थे। मतलब मेरा कहना है कि जिस प्रक्रिया से ये बन करके आई और आपके ही लोगों ने इसको बनाया है, आपके कम्युनिटी के जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने ही मिलकर के इस गाइडलाइन को बनाया है। तो आप अपने कम्युनिटी के लीडर से भी ये सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया कि सीधे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। सो आपको इसकी गहराई में जाना होगा। और फिर से एक बात कहना चाहता हूं, यूजीसी का जो नया दिशा निर्देश है वो कोई कानून नहीं है, वो सिर्फ एक दिशा निर्देश है और दिशा निर्देश कानून नहीं होता है। अगर किसी को गलत सजा मिल भी गई
इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के माध्यम से अगर संस्थान ने कहा कि तुमने भेदभाव किया था, मैं तुम्हें 20 दिन के लिए कैंपस से बाहर करता हूं, ठीक है, उसके पास लीगल रेमेडी का रास्ता है, वो कोर्ट जा सकता है कि ये फैसला गलत है। तो लीगल रेमेडी का रास्ता उस पे भी है कि अगर 15 डेज के अंदर जो भी आपके पक्ष में अगर कुछ भी निर्णय आता है और आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप फिर से अपील कर सकते हैं, जिसपे फिर से रिव्यू किया जाएगा। जी हाँ, तो मेरा यही कहना है, सबको ये बात गांठ मान लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कॉलेज, संस्थान, यूनिवर्सिटी किसी को कोई बहुत बड़ी सजा नहीं देने जा रहा है, ठीक है। सजा देने का इस देश के अंदर सिर्फ एक ही संस्था को अधिकार है और वो न्यायालय है, और न्यायालय चलता है कानून से। कैंपस में वातावरण बेहतर बना रहे, समान वातावरण बना रहे, और इस देश के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और जो समान शिक्षा की हम बात करते हैं, समान अवसर की बात करते हैं, वो कैंपस के अंदर सुनिश्चित हो। तो चूंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही पूरे देश के सभी यूनिवर्सिटीज को मानक तय करती है कि वो कैसे चलेगा। जैसे आप देखते होंगे कि किसी विश्वविद्यालय को जो ग्रेडिंग होता है यूजीसी से, तो वो मिलता है। तो आप देखते होंगे बच्चे परीक्षा देते हैं यूजीसी नेट की, तो अचानक जो आप देख रहे हैं कि ये लोग कहने लगे कि यूजीसी एक्ट को हम नहीं मानेंगे। भाई यूजीसी का ये दिशा निर्देश है, ये समझना चाहिए। इसको लोग कानून के तौर पर जो देख रहे हैं कि ये कानून बन गया, आप सजा मिलने लगेगा, ये एक गलत अवधारणा विकसित हुई। और इसमें इन लोगों ने भी इसका योगदान दिया कि ये लोग भी इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किए जनता के सामने कि ये सिर्फ गाइडलाइन है। इसको बिल्कुल कानून की तरह लोगों के सामने रखा गया है। हम यूजीसी बिल का विरोध करते हैं, हम यूजीसी एक्ट का विरोध करते हैं। भाई यूजीसी एक्ट का आप कैसे विरोध करेंगे? यूजीसी एक्ट तो संस्था की स्थापना के लिए बना था 1953 में, जो 56 में फिर संसद के द्वारा लागू हुआ। तो इस बात को समझने की जरूरत है। एक ये भी हो रहा है कि इस पे आप किसी के भी, अगर आपके साथ कोई भी भेदभाव करते हैं, क्यों ना वो कॉलेज कैंपस के शिक्षक भी हो या जो उसके अंदर स्टाफ को भी शामिल किया गया है, तो इससे क्या लगता है कि जो शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के रिश्ते पे भी मतलब प्रभाव पड़ेगा कि शायद किसी भी मुद्दे पे लेकर के कोई आपसी खुन्नस को भी क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहली बात की जो शिक्षा का जो मंदिर है, चाहे विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो, एक ऐसा वातावरण तो वहाँ होना ही चाहिए कि शिक्षकों के बीच और छात्रों के बीच एक मतलब सौहार्द का माहौल बना हो। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कब आती हैं? यहाँ भी बात जाति की आती है। जैसे मैं कई ऐसे इस देश के अंदर देखता हूँ कि आपने रिटन में नंबर अच्छा लाया है और आप एक दलित हैं और इंटरव्यू पैनल में आपके लोग नहीं हैं, तो आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिया गया, और आप जो टॉप कर सकते थे तो आपको बैक कर दिया गया। और किसी को मान लिया जाए कि रिटन में मिला 85 और इंटरव्यू में उसको दे दिया गया 15, तो उसके 100 अंक हो गए। और आपको मिला रिटन में 87 और इंटरव्यू में आपको दिया गया 10, तो आपको मिल गए 97 नंबर, जबकि आपने रिटन में उससे ज्यादा लाया था। हाँ, ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि ये तो मतलब जो उनका कह सकते हैं एग्जामिनेशन का जो तरीका है, जो कैसे उन्होंने एवेल्युएट किया है, तो आप उस पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो सवाल इसलिए खड़ा होता है कि कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि इंटरव्यू पैनल में जब आपके लोग होते हैं तो आपके कम्युनिटी के लड़कों को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिलता है, अगर वही ST SC OBC होता है तो उसको कम नंबर मिलता है। तो ये भेदभाव तो हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल का जो एक तरीके से मार्किंग करने का जो तरीका है, वो कैपेसिटी उनके पास होती है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है या कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब जो भी अपर पोस्ट पे जो भी बैठे रहेंगे और जो भी कास्ट के होंगे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने ही कास्ट के बच्चों को फेवर ज्यादा करेंगे, है ना? नहीं, अगर ये ऑब्वियस सी बात है, अपने कास्ट के बच्चों को फेवर करेंगे। हाँ। ये कितना खतरनाक है। हाँ। ये कितना खतरनाक है। पर ये चीजें सिर्फ क्या मतलब आप स्वर्ण समाज के ही लोगों पे आरोप लगाते हैं कि वो ऐसा करते हैं, क्या एक OBC समाज का कोई भी अगर अच्छे पद पे है तो वो भी अपने ही समाज के लोगों को फेवर करेगा? तो ये जातिवाद जो है, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी कास्ट
के लोगों में भरी हुई है कि वो अपने ही कास्ट के लोगों को आगे देखना तो चाहता मैं है। एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप अपर पोजीशन में हैं हम्म, और कोई नीचे दबा हुआ है, हम्म, तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि आप जो है इनको साथ दीजिए। हाँ, और उनको ऊपर लाइए। हाँ, ऊपर नहीं लाइए तो कम से कम समकक्ष साथ लाइए, दीजिए, बराबरी कम में से कम लाइए। नीचे तो मत धकेलिए। हाँ, बराबरी में लाइए। हाँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा समाज जो वर्षों से सैकड़ों हजारों सालों से दबा है, कुचला है, पीड़ित है, जो भूख के मतलब 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहा है, जिसको सही शिक्षा नहीं है, सही रोजगार नहीं है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिस समाज की महिलाएं गठरी ला रही हैं जंगलों से, जिसके बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जिस वर्ग की महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जहां पर लोग बीमारी से मर जा रहे हैं, जहां पर लोग भात भात करते मर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं। और वैसे में जब आपके पास सामर्थ्य है, और मैं ये कहता हूं कि अगर उनके लिए थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा एक रिलीफ के लिए, पता नहीं इस रेगुलेशन से तुरंत क्या कल्याण हो जाता, 77 सालों में तो बहुत कुछ नहीं हो पाया इस देश के अंदर, तो एक छोटा सा रेगुलेशन से क्या हम लोगों का कल्याण हो जाता और एसटी एससी ओबीसी वालों का, सो मुझे नहीं पता कि ये कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता। लेकिन उनके छोटे से रिलीफ की एक भावना से, कोर्ट मतलब दिशा निर्देश के एक कदम से आप इस कदर विचलित हो उठे जैसे लगा कि आपका सब कुछ हम लोगों ने लूट लिया हो। ये कितना हास्यास्पद है कि सोशल जस्टिस के तरफ अगर ये शासन, प्रशासन, सरकार, सत्ता, न्यायालय अगर थोड़ा सा कोई कदम बढ़ाती है तो आप सबको चैलेंज करने लग जाते हो कि मैं सबसे ऊपर हूं, इन संस्थाओं से ऊपर। मेरा उनका विरोध बहुत अच्छा है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का जो इंटेंशन है और जो वे ऑफ एग्रेशन है, जो वे ऑफ प्रोटेस्ट है, जो वे ऑफ ज्यादा खतरनाक, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो खतरनाक है। क्योंकि अभी एक स्पीच किसी का वायरल हुआ था कि आप गधों को घोड़ा बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा, वो घोड़े, तो इस तरह का जो शब्द जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पता चलता है उनका इंटेंशन कितना गंदा है या कितना खतरनाक है उनका इंटेंशन। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इस देश के लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको कोई अगर कानून और दिशा निर्देश बनता है तो उस पर अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये कानूनी अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ये आपका भी अधिकार है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो इसको रखने का तरीका है वो गलत है, जो इसको बोलने का तरीका है वो गलत है। आप जिस तरीके से बातों को रख रहे थे, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, ये बहुत खतरनाक था। मतलब उनकी नदियां बहाने की बात, प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने की बात, प्रधानमंत्री को जातीय तौर पर करने की बात, और अपनी जातीय एकता को दिखाने की बात, और शायद 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में कुछ लोगों ने कार्यक्रम भी रखा है। तो मेरा यही कहना है कि इस देश के संविधान का सम्मान करिए। ये संविधान ही सबको समानता का अधिकार देता है और ये संविधान सबको बराबर हक देता है। उस संविधान का सम्मान करिए और उसी संविधान के तहत ही ये दिशा निर्देश लागू हुआ था। और इस दिशा निर्देश में बहुत ऐसा कुछ नहीं था जिस पर इतने बड़े रिएक्शन की जरूरत थी, लेकिन फिर भी जब ऐसा आप लोगों ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिव्यू करने को, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में यूजीसी अब अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन मैं निश्चित हूँ कि ये दिशा निर्देश तो लागू होगा ही। एक सवाल और पूछेंगे, क्या यूजीसी एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है, इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज में लागू किया जा रहा है जहाँ पे युवा हैं, जहाँ पे जनजी ज्यादा होते हैं। और आज के समय में पूरे विश्व में आप देखें तो जनजीज बहुत ज्यादा जागे हुए और काफी ज्यादा सवाल उठाते रहते हैं। और अभी इसका जितना ज्यादा उदाहरण नेपाल भी रहा, जहाँ जनजीज ने अपना पावर दिखाया, अपना एकता दिखाया। और भारत में भी जनजीज का लगातार सरकार से सवाल रहता है, तरीके से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कभी कोई वीडियोज के जरिए, कभी कोई म्यूजिक के जरिए, कभी रैप सॉन्ग के जरिए, बहुत सारे तरीकों के जरिए वो सवाल सरकार से पूछते रहती हैं। तो क्या ये एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे एक तीर से 2 निशाने लगाया जा रहे हैं? एक तो असल मुद्दों से युवाओं को भटका देना है ताकि वो असल मुद्दों को छोड़ करके और जाति वाले मुद्दे पे आ जाएं, और दूसरा मतलब तीर यहाँ लगाना है कि SC ST और OBC जो है उनको सरकार का साथ मिल जाए। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं,
आपने कहा जेनजी के संदर्भ में, पहली बात तो ये है कि ये दौर जो ये एरा है, ये डिजिटल एरा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। और अभी की जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, निश्चित तौर पर वो बहुत जागरूक हुई है, उसकी चेतना जागृत हुई है, वो चीज़ों को समझती है। और नया जो नौजवान है वो ये जान रहा है कि हमारे लिए क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, सरकार क्या कर रही है। और हर एक यूथ आज एक वॉचडॉग की भूमिका में है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ एनालाइज कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब सरकार और सत्ता से नाराजगी होती है तो एक रिवॉल्ट तो दिखाई पड़ता ही है, जिस तरह का आपने नेपाल के उदाहरण का जिक्र किया। लेकिन अब जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की एक कोशिश है, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही सम्मानित संस्था है और इस देश का मतलब आप समझिए कि इतनी बड़ी संस्था जो कानून को अपने अनुसार परिभाषित भी करती है कई बार। तो मैं यही कहूँगा कि जब उसने कोई एक दिशा निर्देश दिया तो वो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नहीं दिया। दूसरी बात कि ऐसा ये नहीं है कि कोई सुनियोजित तरीके से इसको किया गया हो। मैं फिर से इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूँ। कौन जानता था कि पायल तड़वी आत्महत्या कर लेगी, रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेंगे, फिर उसकी माँ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर गाइडलाइन जारी को करने कहेगा। तो इस पृष्ठभूमि से तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई सुनियोजित है। ये तो घटनाएं हुई, उसके बाद न ऐसा आया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ये सुप्रीम कोर्ट के में जो दायर किया गया आपका PIL, उसके आलोक में जो दिशा निर्देश दिया गया और फिर UGC ने उसको जारी किया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अगर नौजवानों को सत्ता और सरकार से निराशा होगी तो वो प्रतिकार कर सकते हैं और प्रतिकार बहुत जरूरी भी है। जब 74 में इस देश के अंदर आंदोलन हुआ था, JP का जब मूवमेंट हुआ, तो कई लोग सड़कों पर आए और आप देखिए JP मूवमेंट से कितने नेता निकले और उन नेताओं का अभी तक समझिए कि पीढ़ी चल रही है। तो बहुत सारे हैं ऐसे नेता। तो लेकिन इसको पॉलिटिकल रूप देने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसमें BJP का पूरा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस भी जो है UGC का विरोध करने लग गई है। तो एक तरीके से ऐसा नहीं लगता है कि मतलब पॉलिटिकल रूप भी दिया जा रहा है? देखिए पॉलिटिक्स तो इस देश के हर पग पे है, हर नस में है। पॉलिटिक्स को आप इनकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन कहना मेरा यही है कि जब इस देश के ST SC और OBC के हक की कोई बात कही जाती है और उसके लिए कोई पहल की जाती है तो इतनी पीड़ा और दर्द नहीं होना चाहिए। लोगों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं इस बात को बहुत ही मतलब शांत मिजाज में कह रहा हूँ, बहुत शांति से। लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे और TV पे लोग कितने आक्रोशित हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा रास्ता में चलने वक्त खटिया पे बैठ नहीं सकता था वो हमारी बराबरी करने की बात करता है। तो आपकी इस मनोदशा से तो निजात चाहिए ना हमको, कि आपकी इस चेतना और जो अवचेतना है, जो आपका माइंड इस तरह की बात कहता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी मेरे सामने खड़ा होने की, बैठने की तो बात छोड़ो। जब हम रास्ते से चलते थे तो तुम्हें अपना चप्पल खोल के सर पर रखना पड़ता था। इस तरह की बात तुम कह करके कहते हो कि तुम हमारी बराबरी करोगे, तुम हमारे घर में जूठन मांजने वाले हो, तुम हमारे घर में नाली साफ करने वाले हो, तुम हमारे घर में बाथरूम साफ करने वाले हो। तो तुम्हारी ये हैसियत कैसे हो गई कि तुम हमसे बराबरी करने की सोच भी सको? तो कोई कानून बन रहा है तो आप उस पर चिल्लाने लग जा रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये इस तरह का भेदभाव कॉलेज कैंपस में होता होगा कि एक दो युवा जो साथ में पढ़ रहे, क्लास में पढ़ रहे, वो आपस में इस तरीके की बातें करते होंगे कि तुम्हारा काम तो मेरे घर में नाली साफ करना था और तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो? तो ये सब चीजें तो हर जगह पे है। मतलब ये समाज के हर एक जगह पे है और इस तरह का भेदभाव हर जगह पे शामिल होता है। तो फिर ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज में लागू क्यों हो रहा है? और डाटा के साथ बोलता हूँ कि जब ये दिशा निर्देश लागू करना था और जब PIL दायर हुआ पायल तड़वी और रोहित वेमुला के परिजन से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कराई है कि कैंपस के अंदर सिर्फ यही 2 घटनाएं हैं कि और कुछ घटित हो रहा है। उस जांच में जो सामने आया
कि 118% का भेदभाव का मामला बढ़ गया, 118% की वृद्धि हुई। इस 118% की वृद्धि के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तो ये चौंकाने वाला मामला है, तब ये लागू हुआ। तो हमारा कहना है कि आप कह रहे हैं कैंपस के अंदर भी ऐसा हो रहा है क्या? तो 118% जो मामला बढ़ा, ये कैंपस के अंदर का मामला है। इस बात को समझने की जरूरत है। समय के साथ हम लोग, बोला जाता है ना, हम लोग डेवलप होना चाहिए, माइंड से भी डेवलप होना चाहिए कि हम सब एक बराबर हैं, और ये मन में ये चीज होना चाहिए कि हम आपसे ऊपर नहीं, आप हमसे ऊपर नहीं, हम सब एक बराबर है, हम सब एक इंसान है, हम सब एक चेतना है, इस मैटर पे आना चाहिए। लेकिन हम लोग और पीछे की ओर जा रहे हैं क्या, कि हम लोग के अंदर में और जातिवादी बढ़ते चला जा रहा है और भेदभाव की भावना भी बढ़ती चली जा रही है। इसको ऐसे समझिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। आप अपने घर में किसी को काम पे रखें कि वो खाना बना दे और बर्तन साफ कर दे, और एक दिन आपके पिताजी कहते हैं कि सुनो, ये बहुत काम कर रही है, ये 2 दिन से लगता है सोई नहीं है, थकी हुई है, इसको आज थोड़ा पहले छुट्टी दे दो, घर में आराम करेगी। तो आप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसको पैसा देते हैं, हम तो इसको 8 घंटा का पैसा देते हैं, हम कैसे इसको रिलीफ देंगे। तो यहाँ भी इसी तरीके, हम तो तुमको अपना नौकर पे रखते हैं, नौकरी पे, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, तो तुम कैसे बात कर सकते हो बराबरी की? तो यही लोग तो संविधान को मानते हैं और बोलते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, और यही लोग तो मानते हैं कि हम सब एक बराबर हैं, धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही बात कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का स्टेटमेंट सभ्य समाज में स्वीकार्य है क्या? फिर आप कहेंगे किसने कहा? पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, देखिए ना कितना लोग कह रहे हैं आक्रोश में, गुस्से में, और जिस तरीके से कह रहे हैं वो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सभ्य समाज में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर इस देश में जाति का जिक्र होगा तो गांठ बांधकर आपको स्वीकार करना होगा कि दलितों के साथ प्रताड़ना हो रही है, दलितों के साथ परेशानी है, आदिवासियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, आदिवासियों के साथ परेशानी है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि वंचित, शोषित, पीड़ित तबके को दिक्कत है इस देश के अंदर, वो आज भी खड़ा नहीं हो पाया है। इस देश में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, मैं बात कहना चाहता हूँ, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया, फिर भी नाली साफ करने के लिए दलित समाज के लोगों को ही नाली में क्यों उतरना पड़ता है? इस समाज को समझने की जरूरत है। कौन जनरल कम्युनिटी का व्यक्ति जाकर के नाली साफ कर रहा है, मुझे बताइए। आपको लगता है कि ये जो कानून अभी यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया है, इससे कुछ असर पड़ेगा? ये जमीनी जो मुद्दे आ रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ, मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर के है कि अगर वंचित, शोषित, दबे कुचले पीड़ित के कल्याण के लिए, उसके रिलीफ के लिए एक छोटा सा कोई दिशा निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, तो आपको इतनी दिक्कत, जो समाज आपके लिए खड़ा रहता है हमेशा, आपको उससे इतनी घृणा हो गई, इस बात से दिक्कत है। आपको लगता है ये कानून एक आंख खोलने वाला रहा SC, ST और OBC समाज के लोगों के लिए? मैं बताता हूँ, एक अभी चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे, लोग इतनी ज्यादा आलोचना करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, और आप गौर कर रहे होंगे कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट और क्या क्या तमगा दिया, हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं वो, और जो हिंदुत्व के झंडा दरबार बनते थे, जो झंडा उठाते थे, वो तुरंत ये कहने लगे कि हिंदुत्व और धर्म बाद में, पहले मेरी जाति। वो तुरंत ये बात कहने लगे। जो लोग आपको भारतीय होने का सर्टिफिकेट दिया करते थे आज, और अगर आप कभी भी गवर्नमेंट के लिए कुछ भी आलोचना करते तो आप पे देशद्रोह का थप्पा लगा दिया जाता था, आज वो लोग ही विरोध कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप 3 बार के इलेक्टेड प्रधानमंत्री का पुतला जलाने लगे, गृह मंत्री जी का पुतला जलाने लगे, और कहने लगे कि हम तुमको गद्दी से उतार देंगे, हमने चढ़ाया है तो हम उतार के भी दिखा देंगे। तो इस तरह की बातें
मतलब ऐसा लगता है कि मन कितना बढ़ा हुआ है। देखिए, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो जनरल कम्युनिटी से हैं और सबसे मेरी बातचीत होती है। अंदर खाने वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लोग भी क्या करें, समाज के दबाव में है, हम लोगों को भी उतरना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो एक डिस्कोर्स पैदा करने की जरूरत है, एक विमर्श पैदा करने की जरूरत है कि आइए मिलकर शोषित वंचित पीड़ित तबके को साथ देते हैं और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, साथ में कदमताल करते हैं। जो कोई पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ते हैं, उसका उंगली पकड़ते हैं और उसको भी आगे बढ़ाते हैं। इस भावना के साथ ये देश बढ़ेगा। और साथ ही जो लोग खुद को मानते हैं कि हम किन्हीं से नीचे हैं या हम किसी से छोटे हैं जाति को, उनको भी अपनी ये सोच को मिटानी पड़ेगी कि हम किसी से छोटे नहीं हैं, हम सबके बराबर है, हम भी इंसान हैं। जितने अधिकार मुझे है हर चीज करने के लिए उतने अधिकार इनको। हम किन्हीं को भगवान बनाना अगर छोड़ दे तो हमें लगता है कि फिर हमारे साथ शोषण होना भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम जब तक मान रहे हैं कि हम आपसे नीचे हैं तो हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप मुझे दबाएंगे। पर हम अगर मानने लगे हम आपसे बराबर हैं तो फिर ये मुद्दे ही नहीं रहेंगे। यही बात है। देखिए, एक तो दोनों को समझनी होगी, समझना होगा और ये मानसिकता की बात है। मानसिकता में आपको ये बिठाना होगा। समानता का भाव, सबको साथ लेकर के चलने का भाव, बराबरी का भाव जो है वो जब तक मानसिकता में नहीं बैठेगी तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी मानसिकता में भेदभाव का सोच रहेगा तब तक ये जमीन पर जो है वो उतर नहीं पाएगा। इस बात को भी समझना पड़ेगा। जी चलिए, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये जो बातचीत रहा है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस सब मुद्दों पे और भी ज्यादा हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।